वही WBC। इसमें इंक डाल दीजिए। हाँ, इंक सही नहीं चल रहा है। वाइट ब्लड, क्या बोलते हैं इनको, वाइट ब्लड कार्पस्कल या वाइट ब्लड सेल्स कह लीजिए, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक, कार्पस्कल कहीं पर लिखा हो तब भी समझ लेना एक ही चीज है, वाइट ब्लड कार्पस्कल या वाइट ब्लड सेल। इनको हिंदी में हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, राइट, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। तो आ जाएगी भाई सारे लोग, लाइव आइए। तो श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? ये भी ब्लड की सेल्स हैं। तो जिस तरह से आरबीसी का नाम इरिथ्रोसाइट्स था, इनका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स बोल देते हैं इनको, ल्यूकोसाइट्स। ये कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिलता है, कहीं के लिखा मिलता है, यहाँ ल्यूको एक ही चीज है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ये पॉइंट नोट करेंगे। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, WBCs आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, राइट। बारीक चल जाएगा, ये सही है भाई, सबको विजिबल है ना लिखा हुआ। तो इनको क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। और जिस तरह से आरबीसी का नाम था इरिथ्रोसाइट्स, इनका नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। चलिए कौन बताएगा इनका कलर कैसा होता है? फटाफट आंसर करेंगे। इनका कलर कौन, कैसे कलर की होती है भैया बताएं, कैसे कलर की होती हैं? हाँ, पूजा, श्रुति, अमित, भूपेंद्र कहाँ है भाई? हाँ, मिस्टर झा, हाँ, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, वेलकम। आफ्टरनून वाले सारे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा है भाई। आपने मॉर्निंग में भी क्लास की, दोपहर में भी, और अभी भी। इस तरह से मेहनत करेंगे तो आगे तो बढ़ते ही चले जाएंगे आप लोग। तो देखो नाम से इनके जाहिर हो रहा है कैसे कलर की होती हैं, व्हाइट कलर की। बट दीज आर नॉट द व्हाइट कलर ऑफ सेल, दीज आर द कलरलेस सेल्स। सर मार्कर चेंज कर दो। ओके, मार्कर चेंज कर रहे हैं भाई। ठीक है पूजा, लाइट है मार्कर, ओके लाइट है मार्कर, डार्क कलर का ले रहे हैं। वो वाला कहाँ चलेगा? बहुत अच्छा चल रहे थे वो। कोई नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ ट्राई करके कौन सा अच्छा चलेगा। तो इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अगला और समझ लेंगे कि नाम से जाहिर हो रहा है। इनका अगर कलर पूछ लेगा कि बताइए कैसे कलर की होती हैं, तो आप लोग जो है वो लाइट, ये व्हाइट कलर की मत बता देना। दीज आर द कलरलेस सेल्स ऑफ, हाँ कैसी होती हैं? दीज आर द कलरलेस। तो आप बताएंगे ये कैसी होती हैं? WBCs आर द कलरलेस सेल। कैसी होती हैं? कलरलेस होती हैं, इनमें कोई रंग नहीं होता, कलरलेस सेल्स। आप ये लिख लेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं रंगहीन कोशिकाएं होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं रंगहीन, कैसी? रंगहीन, रंगहीन कोशिकाएं होती हैं, रंगहीन कोशिकाएं होती हैं। ओके, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना भाई सारे लोग। आगे चलते हैं। सर वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम बढ़ाओ भाई। मैं अपना वॉल्यूम बढ़ाऊं कि वहां से सही है? वहां से फुल है। मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ भाई। अब कैसी आवाज है? हाँ ओके। हाँ तो ओके गाइज, तो ये नोट किया आप सब लोगों ने। कैसी होती हैं? कलरलेस होती हैं। आवाज़ मेरे ख्याल से ठीक आ रही होगी, थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ मैं। तो कैसे कलर की होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये, इनमें जो है कोई भी रंग नहीं होता है, ठीक है। अब अगली बार बात करेंगे हम कि यहाँ ये कहाँ पर बनती हैं। मार्कर ढंग का नहीं है, सही करवा दीजिए ज़रा इसको। तो अगली लाइन से इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? वही फॉर्मेशन ऑफ, इंक डाल दीजिए इसमें। फॉर्मेशन ऑफ WBCs अकर्स। चलिए भाई कौन बताएगा कहां पर बनती है, कहां पर बनती हैं? मेरे ख्याल से आवाज सबको ठीक आ रही होगी।
तो आवाज़ ठीक है? थोड़ा सा वॉल्यूम में लाउड बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे बोलने से कुछ ऐसा हो रहा हो। तो कैसे कलर की होती हैं ये? श्वेत कलर की नहीं होती, व्हाइट कलर कलरलेस होती हैं। और इनका अगला है कि फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी अकर्स इन बोन मैरो। कहाँ पर बनती हैं ये भी याद रखिएगा, बोन मैरो में। आरबीसी भी कहाँ पर बनती हैं? बोन मैरो में। हिंदी में लिख लेंगे, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी अकर्स इन बोन मैरो। हाँ, अस्थि मज्जा, यस वेरी गुड मिस्टर झा। क्लियर? आवाज मेरे ख्याल से सबको सही आ रही होगी। तो इनका जो फॉर्मेशन है कहाँ पर होता है? बोन मैरो में। और बोन मैरो क्या होती है? हड्डी के अंदर, मैंने बताया था, सेमी सॉलिड टाइप का मटेरियल होता है जिसको आप बोन मैरो बोलते हैं, राइट। अब अगली लाइन से लिखेंगे ये होती कितनी है। तो देखो ये 6000 से 8000 एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इतनी डब्ल्यूबीसी जो होती है हमारे पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में होती हैं। यानी 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ब्लड का, तो उसमें 6000 से ये 8000 होंगी। ये लिखा हुआ है किसमें? एनसीईआरटी में। तो इसी से रिलेटेड ऑप्शन अगर आ जाए तो मेडिकल साइंस में ये माना जाता है 4000 से लेकर के 11000। अगर ये इतना भी होगा तब भी नियर अबाउट सेम है। 10-11 हज़ार ऑप्शन में आपका होगा। इतनी डब्ल्यूबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में होती हैं। दोनों ऑप्शन को लिख लो, वो एनसीईआरटी का है और ये मेडिकल साइंस के हिसाब से माना जाता है। दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, समझ रहे ना। तो 4000 से कम नहीं होनी चाहिए ये, और 11000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा, हाँ ये सही है, ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा इनका बढ़ना ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गई हैं, 25-30 हज़ार हो गई हैं, तो समझ लो बॉडी में कोई बड़ा इन्फेक्शन है। समझ रहे हैं। और अगर ये कम हो गई तो आपकी इम्यूनिटी बॉडी की कम होने लगेगी। वेरी गुड। तो ये आप लिख लें। अब अगला पॉइंट ये है कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये क्या करती हैं? हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है, वो इन्हीं की वजह से होती है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, डब्ल्यूबीसी formed द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आप समझते हैं ना, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है, इम्यून सिस्टम। और इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? और डिफेंस सिस्टम। डिफेंस कह सकते हैं ना, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। और डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे शरीर का क्या है? सुरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता इन्हीं की बदौलत होती है। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, यह हमारे शरीर की रोग, हमारे शरीर का कर लो, हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र बनाती हैं। रोग प्रतिरोधक तंत्र बनाती हैं, जिसको आप सुरक्षा तंत्र भी बोल सकते हैं। रोगों से लड़ने की ताकत इन्हीं की होती है। मार्कर चेंज कर दिया भाई। हेमंत, अब तो मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा सही से। तो इसको लिख लेंगे आप कि डिफेंस सिस्टम बनाती हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो इन्हीं की बदौलत होती है शरीर में। ये जैसे आरबीसी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनसे कहीं ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये कम होंगी हमारे शरीर में तो रोग तरह तरह के हमारी बॉडी में लगते रहेंगे और हमारी बॉडी में तमाम बीमारियां लगने लगती हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो कुछ भी उल्टा सीधा खाएं कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी अच्छी होती है। क्योंकि वो मेहनत करते हैं। खास करके किसान लोग वगैरह को अगर आप देखिए, या जो मेहनत मजदूरी करते हैं ना, उनमें क्या है कि रोग जल्दी नहीं लगते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा जो नाजुक लोग होते हैं, देखो थोड़ा सा नेचर के साथ भी मिलकर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने से भी कि जम्स आ जाएंगे, ये है वो है, थोड़ा सा बचिए। बट ये है कि अपने आप को नेचर के साथ भी मिला करके रखिए। और थोड़ा सा जो है चलना फिरना, पैदल घूमना, ये सब करना चाहिए। इससे शरीर की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये हमारा शरीर ऐसी चीज़ है कि इसको जितना ज़्यादा यूज़ टू करेंगे और खाना पीना सही रखेंगे तो ये सही रहता है। बट अगर इसका हम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या है, कबाड़ा बन जाता है बॉडी, है ना। शरीर जो है वो कबाड़ा हो जाता है। कुछ लोग तो इतने नाजुक मिजाज होते हैं कि अगर मूली के छिलके पे भी पैर रख दिया ना, हाँ मम्मा छींका, ये 3 टाइम इन डे, अरे मेरा बेबी, हाँ ऐसा लगता है कि हाँ मेरा बेबी, डॉक्टर को बुलाओ, मारे बेबी के 4-5 खींच के तो सही हो जाए बेबी। हाँ, तो इतना भी नहीं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि पूरे घर के नाक में दम कर दिया। इतना भी नहीं। वेरी गुड, ठीक है भाई। तो रोगों से इन्हीं से जो है ये लड़ती हैं। और ये क्या है, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है भाई, न्यूक्लियस प्रेजेंट, ये लिख लेंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द डब्ल्यूबीसी। याद रखना, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द
WBCs, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द WBCs। श्वेत रक्त कणिकाओं में WBCs में केंद्रक उपस्थित होता है भाई। कैसा होता है? उपस्थित होता है। इनमें जो है केंद्रक उपस्थित होता है डियर। क्लियर? समझ में आ गई बात यहां तक सबको? तो ये पॉइंट जो है आप नोट कर लेंगे या फिर जो है देख लीजिए यहाँ पर, जल्दी जल्दी आप लिखते चले, मैं बताता चल रहा हूँ, बस इस तरह से कारवा बनता रहेगा। हाँ भाई, सुन पा रहे हैं सारे लोग? अब देखो ये जो WBC होती हैं ये कई टाइप की होती हैं, और WBC जो होती हैं कई टाइप की होती हैं, और WBC का टाइप लिखेंगे आप, टाइप ऑफ WBC जो होती हैं कई टाइप की होती हैं और उनको देखेंगे आप। तो टाइप ऑफ WBCs श्वेत कणिकाओं के प्रकार या WBCs के प्रकार, कितने प्रकार की ये होती हैं ये आप देखिएगा, कितने प्रकार की होती हैं। टाइप ऑफ WBCs, तो देखो कितने टाइप की होती हैं। एक तो होती है इनमें मोनोसाइट्स, बल्कि काम करिए मैं इधर लिख दे रहा हूं, मैं टाइप यहां पे लिख दे रहा हूं। इनमें एक तो होती है मोनोसाइट्स, ठीक। दूसरी होती हैं लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट दो तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती हैं टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। इनमें तीसरी होती हैं बेसोफिल्स, तीसरी होती है इनमें कौन सी? बेसोफिल्स। फोर्थ होती हैं इसिनोफिल्स, याद करना भी सारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन इससे अगली होती हैं न्यूट्रोफिल्स। ये 5 टाइप की होती हैं डियर टोटल मिला के, इनको नोट करें सही से, या स्क्रीनशॉट ले लें भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे देखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे ब्लड की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो आप बताएंगे मोनोसाइट। ये आप लिख सकते हैं मोनोसाइट, लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड। देखो ब्लड में कितनी सेल्स होती हैं? ये 5 होती हैं, WBC का टाइप हो गया। दूसरा जो है RBC होती है, और तीसरा प्लेटलेट्स। ब्लड की सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो ब्लड सेल्स में जो है सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट। लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड कौन सी होती है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बताएंगे मोनोसाइट। क्या बताएंगे? मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट रक्त की सबसे बड़ी कोशिका होती है, रक्त की सबसे बड़ी कोशिका। अगर मैं परसेंटेज वाइज कहूँ कि परसेंटेज जो है, हाँ तो लिख लेना मोनोसाइट। परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स। समझ रहे हैं? न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होती हैं, 65-70% के अराउंड होती हैं। क्लियर? ये आप लिख लेंगे। हाँ भाई, तो अब ये समझेंगे जब किसी को एड्स होता है, एड्स तो एड्स कैसे होता है वो आपको पता ही होगा। एड्स जो है इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चों को हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, सेक्सुअली जो है दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा इंजेक्शन की निडल एक दूसरे के लगाने से, और मतलब किसी के एड्स वाले के लग गया और उसी को किसी दूसरे के लगा दिया, तो देयर में बी द चांसेस ऑफ द एड्स। उसके अलावा कैसे होगा? इन्फेक्टेड मदर से उसकी बेबी को हो ही जाता है। देन उस तरह से भी हो जाता है, ब्लड वगैरह से, एक के लगा हुआ दूसरे के लगा दिया, तो इस तरह से भी हो सकता है। बट ये ऐसे नहीं फैलता कि भाई मच्छरों ने फैला दिया इधर से उधर, इस तरह से नहीं होता है। तो जब एड्स हो जाता है तो इम्यूनिटी घटने लगती है, और खास करके इन सब में इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे ज़्यादा रोल जो है इसका होता है, रोगों से लड़ने का, लिम्फोसाइट्स का। तो इसमें टी लिम्फोसाइट सेल जो होती हैं, एड्स के दौरान टी लिम्फोसाइट सेल प्रभावित होती हैं। याद रख लेना इसको, तो इस तरह से लिख लेंगे, ड्यूरिंग एड्स द टी लिम्फोसाइट सेल्स आर अफेक्टेड। एड्स के दौरान टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, एड्स के दौरान टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रभावित
होती हैं। कौन सी प्रभावित होती हैं? टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, मतलब थाइमस होता है भाई। तो आपको ये पता चल गया कि ब्लड की सबसे बड़ी सेल कौन सी है लार्ज ये साइज में, तो आप बताएंगे मोनोसाइट सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल्स। क्लियर। अब देखो, जब किसी को कैंसर हो जाता है, कैंसर कोई सा भी कैंसर, खास करके जैसे मैं बात करूं ब्लड कैंसर, मान लो किसी को ब्लड कैंसर हुआ है, ब्लड कैंसर या और एनी अदर कैंसर, कोई और दूसरा कैंसर हो जाए और एनी अदर कैंसर, रक्त कैंसर, रक्त कैंसर, रक्त कैंसर या अन्य किसी कैंसर, अन्य किसी कैंसर के दौरान पहले क्या होता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ती हैं फिर बाद में घटने लगती हैं। पहले बढ़ती इसलिए है ताकि जो है वो उसको रोक सके। जब ये बढ़ जाती हैं, पहले तो रोकती हैं ताकि जो है बीमारी को उसे रोका जा सके, बट जब वो बीमारी फैल जाती है तो फिर पूरी बॉडी पे कब्जा कर लेती है और धीरे धीरे बॉडी की इम्यूनिटी घटने लगती है। और आपको पता ही होगा कैंसर में क्या होता है, वेट लॉस होता है, वेट लॉस होने लगता है बाद में। और कैंसर दुनिया की सबसे ज़्यादा पेनफुल बीमारी है, सबसे ज़्यादा पेनफुल, और इसमें वजन बहुत घटता है, देन फिर पूरी बॉडी घटने लगती है, इसलिए डब्ल्यूबीसी बाद में घटने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं यहाँ पर, ड्यूरिंग ड्यूरिंग ब्लड कैंसर, ड्यूरिंग ब्लड कैंसर और एनी अदर कैंसर, WBCs फर्स्ट इंक्रीजेस, WBC फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले तो बढ़ती हैं, एंड देन डिक्रीजेस, एंड देन डिक्रीजेस, पहले बढ़ती हैं देन फिर घटने लगती हैं। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे, हिंदी में इस तरह से लिखेंगे, रक्त कैंसर या अन्य किसी कैंसर के दौरान श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या, रक्त कैंसर या अन्य किसी कैंसर के दौरान श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या पहले बढ़ती है और फिर घटती है। रक्त कैंसर या अन्य किसी कैंसर के दौरान श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या पहले बढ़ती है और फिर घटती है, पहले बढ़ने लगती है फिर घटती है भाई। ये सारी बढ़ जाती हैं। देखो, किसी के गले में इन्फेक्शन है तो वैसे ये जो होती हैं वैसोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल्स, ये ज़्यादा होने लगती हैं, ये रोकने की कोशिश करती हैं और रोगों से लड़ा जाता है भाई इन्हीं के जरिए। तो जो कैंसर है, कैंसर के दौरान, कैंसर आप जानती हैं चार स्टेज होती हैं कैंसर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड में अगर पता चल गया किसी को इत्तेफाक से तो बच जाएगा, थर्ड में कीमोथेरेपी देकर थोड़े दिन बच जाएगा, फोर्थ में कोई बचा ही नहीं सकता। थर्ड में भी कोई बचना नहीं है, थोड़े दिन बाद फोर्थ आ ही जाती है स्टेज। तो ये लिखा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ब्लड कैंसर, ब्लड जो कैंसर है उसको क्या बोलते हैं, तो लिख लेंगे ब्लड कैंसर इज कॉल्ड लुकीमिया। इसको नाम क्या देते हैं, लुकीमिया, लुकीमिया। ब्लड कैंसर को लुकीमिया कहा जाता है। हिंदी में लिख लेंगे रक्त के कैंसर को लुकीमिया कहा जाता है, रक्त कैंसर को लुकीमिया कहा जाता है। रक्त के कैंसर को क्या बोलते हैं, लुकीमिया। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, ये लिख लिया आप लोगों ने, क्या बोलते हैं इसको, लुकीमिया। फिर अगला पॉइंट नोट कर लेंगे, द स्टडी ऑफ कैंसर, द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन करना ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन करना, कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। अगर आप ऑल इंडिया हॉस्पिटल में जाके देखें एम्स में, तो आप देखेंगे वहां पर ऑन्कोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट है, ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ये ONCO, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। तो लिख लेंगे कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। लिखा सबने, क्या बोलते हैं इसको, ऑन्कोलॉजी। लिख पा रहे हैं सारे लोग? अब देखो, अब क्या है कि अगर ये WBC अगर बढ़ने लगे तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। श्वेत रक्त कणिकाओं का बनना क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस। इसको इस तरह से लिख लेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस।
ल्यूकोसाइटोसिस। श्वेत रक्त कणिकाओं का बनना क्या कहलाता है? हाँ, इनका बढ़ जाना क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोसिस, राइट। और अगर WBCs घटने लगें, WBC घटने लगें तो इनको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। LK भी हो सकता है, ल्यूको C भी हो सकता है, तो एक ही चीज है, ल्यूकोपीनिया। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का घटना क्या कहलाता है? ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, क्लियर? तो इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और यही रोगों से लड़ती हैं। रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इन्हीं की बदौलत बनती है। इसने इसको बढ़ा करके रखें। कैसे बढ़ाना है? बॉडी को यूज टू करिए, पैदल चलिए, है ना, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं और खाना पीना अच्छा रख सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि खाना पीना तो आपने बहुत अच्छा रख लिया, पता चला काम कुछ नहीं करते, अदरक की तरह निकल गए चारों ओर से, तब भी ऐसे इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है भाई। ये है। सबको क्लियर? सबको क्लियर भाई? कमेंट वमेंट कर दे करो। अब क्लियर है ना सबको? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ना जैसे सो गए तो नहीं गए। क्लियर है ना सबको? चलिए गुड। तो ये लिख लेना, घटना बढ़ना क्या कहलाता है? बढ़ना कहलाता है ल्यूकोस, मतलब जब ये बढ़ने लगती हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस, और ये घटने लगती हैं तो ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, ओके। हाँ, क्लियर सबको? चलिए गुड, बहुत अच्छा भाई। आगे देखते हैं। अगला हेडिंग डाल लेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स ही पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था 3 होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो हमारा थर्ड है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। हाँ, ब्लड कैंसर का रीजन। हाँ, ब्लड कैंसर के रीजन बहुत हैं भाई, किसी एक वजह से नहीं कह सकते आप। देखो, कैंसर जो होता है ना, दो तरह से होता है। एक तो होते हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस वो होते हैं जो बाहर से ऐसे मटेरियल आते हैं जो बॉडी में पहुंच के कोई टॉक्सिक मटेरियल वगैरह आकर के जो है कैंसर कर दे। और एक होते हैं ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स वो होते हैं जब बॉडी में म्यूटेशन होने की वजह से सेल में कोई दिक्कत हो जा रही है तो कैंसर हो जाता है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। बैड सेल जो होती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर वो मल्टीप्लाई होने लगे तो या तो गांठ का रूप ले लेंगे, ट्यूमर बन जाता है, या फिर जो है ब्लड कैंसर है तो उसमें सारी सेल्स खराब होने लगती हैं। उसके लिए तो उसको हम ब्लड कैंसर मतलब कैंसर बोलते हैं, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। क्लियर? तो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, लिख लेंगे इसको, आर प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? थ्रोम्बोसाइट्स। तो हिंदी में आप इनको जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं। अब देखो, ऐसा लिख लो, बल्कि हिंदी में प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट तो हो गई, बट इनको हिंदी में बोलते हैं पट्टिकाणु। पट्टिकाणु भी बोलते हैं, या एक नाम और देते हैं बिम्बाणु। बिम्बाणु, बिम्बाणु भी बोल देते हैं, पट्टिकाणु भी बोल देते हैं। तो आप ये लिख लो हिंदी में कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, पट्टिकाणु या बिम्बाणु कहते हैं। हिंदी में सही नाम क्या है? पट्टिकाणु या बिम्बाणु। बिम्बाणु। अब अगला इसके बारे में यही लिखना है कि भाई कहाँ पर बनती है ये, तो वही लिख लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स अकर्स इन बोन मैरो। देखो, ये भी कहाँ पर बनती है? बोन मैरो में। प्लेटलेट्स का निर्माण या प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा में बनती हैं। ये भी कहाँ पर बनती हैं? अस्थि मज्जा में। तो तीनों की तीनों जो है वो अस्थि मज्जा में बनती हैं। तो RBC, WBC ये सब बनी। अब देखो, RBC, WBC की बात अगर हम करें तो भाई ये जो है कहाँ पर बन रही हैं? बोन में ही बन रही हैं। अगर ऑप्शन जो है बोन मैरो नहीं हुआ, ये मैंने बोन मैरो लिखा था,
बोन मैरो नहीं हुआ तो आप कह सकते हैं बोन्स। तो ऑप्शन में आ जाएगा आपके कि भाई बोन्स में बनती हैं, है ना, क्योंकि भाई बोन मैरो भी कहाँ होगी, हड्डियों के अंदर ही तो होगी। अस्थि या हड्डी एक ही चीज़ है, अस्थियाँ या हड्डियाँ एक ही चीज़ है ना, तो इसमें बनती हैं। अब देखो खून की अगर हम बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स अगर नहीं होंगे ब्लड में तो वो खून ही नहीं है, हम खून नहीं कह सकते उसको। तो जब तक ब्लड की सेल्स नहीं होंगी वो ब्लड नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड फॉर्मेशन क्या कहलाता है, चलो कौन बताएगा इसका आंसर, फटाफट आंसर करेंगे। ब्लड फॉर्मेशन क्या कहलाता है, रक्त का बनना, रक्त का बनना क्या कहलाता है, कौन बता सकता है, रक्त का बनना क्या कहलाता है, रक्त का बनना क्या कहलाता है। रक्त का बनना क्या कहलाता है, बताएंगे फटाफट। कोई जवाब नहीं, किसी का कोई जवाब नहीं। हेमंत, फरा, पूजा, अमन, मिस्टर झा, श्रुति, अमित पाल, कोई तो आंसर दो भाई। बताएं भाई। खैर, तो देखो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड का बनना क्या कहलाता है तो आप बताएंगे फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना कि खून का बनना क्या कहलाता है, आप बताएंगे इरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं इसको। खून का बनना क्या कहलाता है, इरिथ्रोपोएसिस। हाँ, हीमेटोपोएसिस, हिमेटो भी कह सकते हैं, हिमेटो भी कह सकते हैं, और ये भी सही है, हिमेटोपोइसिस भी कह सकते हैं। इरिथ्रोपोइस में जो है वो आरबीसी की वजह से बात आ जाती है कि भाई चलो आरबीसी, इरिथ्रो मतलब आरबीसी होता है, बट ये भी आ सकता है, हिमेटोपोइसिस भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही है भाई फर्क आंसर, हिमेटोपोइसिस। हिम मतलब ब्लड, तो हिमेटोपोइसिस भी बोलते हैं, पोइसिस बोल देते हैं, हिमेटोपोइसिस या इरिथ्रोपोइसिस दोनों बोल सकते हैं। हिमेटोपोइसिस ज़्यादा सही है, बिल्कुल। हिमेटो मतलब ब्लड, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, क्लियर। तो देखा जाए तो इसमें आरबीसी की बात की गई है जल्दी, क्योंकि आरबीसी है बट इसी से ब्लड का रंग लाल होता है तो इस वजह से कह दिया गया है। वैसे सही आंसर अगर देखें तो ये भी बिल्कुल सही है, और अगर आ जाए ये दोनों ऑप्शन में तो आप इसको इसको टिक करिएगा। खैर, इसको लिख लो आप। देखो ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स कितनी होती हैं ये आप समझेंगे, ये 1.5 से लेकर के 3.5। अगर मैं ऊपर की वैल्यू जो है ये 4.5 भी लिख दूँ ना तब भी सही है, बट आप नीचे की वैल्यू देखिएगा, इतने लाख, देखो ये लाख में लिख रहा हूँ मैं, इतने लाख जो है प्लेटलेट्स, इतने लाख प्लेटलेट्स हमारे कितने पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में होती हैं, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, राइट, इतनी। ये याद रखिएगा। तो 1.5 लाख से, हाँ दिनेश वेलकम भाई। क्या है दिनेश, क्या कह रहे हैं आप, सर मैं आपसे पढ़ा था, मेरे प्री में 176 आए हैं जीएस मेंस में, और जीएस मेंस 35। ओके भाई, वेरी गुड, चलो कीप इट अप, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और जो है बायोलॉजी भी पढ़ो अब आप, और भी अच्छा होगा। खैर चलो उसको दो आप। बहुत अच्छा दिनेश, अच्छा लगता है यार कोई कहीं कुछ पढ़ाया हुए का आता है तो हंसते हैं तो। मेहनत करो आगे, बस यही होता है हम लोगों का, और क्या है, आप लोगों को देख कर खुश होते हैं, यही हमारा जो है मेहनत होती है, यही हमारा रिजल्ट है। तो ये लिखा भाई। अब देखो ये इतनी होती हैं, अगर 1.5 लाख कम से कम रहनी चाहिए, 1.5 लाख कम से कम रहनी चाहिए। जब किसी को डेंगू वगैरह होता है ना तो लोग बोलते हैं कि हमारी जो है प्लेटें घट गई, तो वो प्लेटें नहीं होती, प्लेटलेट्स होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग डेंगू फीवर, ड्यूरिंग डेंगू ड्यूरिंग डेंगू फीवर द नंबर ऑफ the number of platelets the number of platelets decreases, बता देंगे भाई, decreases। जीएस में 35 नंबर थे, बहुत हैं यार जीएस में 35 नंबर। बहुत सही है, 176 आए हैं टोटल, बहुत आए हैं यार, और मेहनत करो थोड़ा सा।
आईएएस का भी एग्ज़ाम देना बाद में, जब आपका ये निकल जाए ना एसएससी वगैरह, उसके बाद में भी जॉब के साथ आईएएस का एग्ज़ाम देना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ भी निकाल लेते हैं डियर, जॉब के साथ निकाल लेते हैं यार, बहुत आगे जाओगे, बस इसी तरह से मेहनत करते रहो। पीसीएस लेवल का तो आपका कवर ही हो जाता है इसमें, तो आप पीसीएस दे सकते हैं, यूपी पीसीएस या हरियाणा, राजस्थान, एमपी पीसीएस, कोई सा भी पीसीएस देना। अच्छा लगेगा आप जो है, और जब जॉब हो जाएगी ना तो खुद ही पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है कि हाँ हम खुद से कमा रहे हैं और हम किसी लायक हैं। तो लिखा भाई आप लोगों ने, तो ये क्या है हिंदी में लिख लेंगे डेंगू ज्वर, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? डेंगू ज्वर। देखो हिंदी में कहेंगे डेंगू ज्वर, बुखार को क्या बोलते हैं? ज्वर। डेंगू ज्वर के दौरान प्लेटलेट्स की संख्या, ये लिख लेना, डेंगू ज्वर के दौरान प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। डेंगू ज्वर के दौरान प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है या घट जाती है, समझ रहे हैं? घट जाती है। और डेंगू ज्वर में ही क्या है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, चिकनगुनिया में भी दर्द होता है। और ये जो डेंगू है वायरस से होने वाली बीमारी है, डेंगू जो है वो वायरस से होता है, और इसमें क्या होता है, दर्द होता है जोड़ों में, इसलिए जो है डेंगू फीवर को, डेंगू फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड, हाँ जीएस में जो क्वेश्चन आते हैं ना सबसे ज़्यादा साइंस से आते हैं भाई, तो इसको हल्के में मत लेना। जीएस में अगर आपने साइंस भी अच्छे से कर लिया ना तब भी आराम से 20 नंबर, तो 20-25 नंबर ले ही आते हो, 10-12 क्वेश्चन आते हैं आराम से। तो ड्यूरिंग डेंगू ये लिखेंगे, डेंगू फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक बोन फीवर, ब्रेक बोन फीवर, इसको ब्रेक बोन फीवर बोल देते हैं, अस्थि तोड़ बुखार बोल देते हैं, क्योंकि हड्डियों में दर्द होता है भाई, ब्रेक बोन फीवर। इस तरह से लिख लेंगे, डेंगू ज्वर को अस्थि तोड़, डेंगू ज्वर को अस्थि तोड़ ज्वर भी कहा जाता है या बुखार कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है बुखार कह लो या ज्वर कह लो, बुखार कहा जाता है, क्लियर, कहा जाता है। गॉट इट? तो ये यहाँ तक मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम बात करेंगे जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट जो है वो कैसे बढ़ती हैं। देखो जैसे नारियल पानी पीने से, उसके अलावा जैसे पपीता खाने से, बकरी का दूध पीने से, तो इनके सबके खाने से प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो है एक मटेरियल होता है जिसका नाम देते हैं जिलेटिन। जिलेटिन होता है, इसका पाउडर भी आता है वैसे तो, जिलेटिन होता है, इसकी वजह से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है। इसलिए कहा जाता है ना लिक्विड इनटेक ज़्यादा करें, नारियल पानी खूब पिए, पपीते के कुछ लोग तो पपीते के पत्ते खा डालते हैं। इसके अलावा वो होता है कीवी देखा होगा, वो खा सकते हैं। अब देखो जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? प्लेटलेट्स का अगर मेन काम देखें तो प्लेटलेट्स का मेन काम है, जब हमारे कभी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो खून को रुकाने का काम इसी का होता है। लेकिन ये अकेली ये नहीं रोक सकती, इसके अलावा जो है हमारे ब्लड में जो है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, खून को जमाने वाले कारक होते हैं जो इनके साथ मिलकर मदद करते हैं, वो देखते हैं। तो अभी पहले ये लिख लेंगे, पॉइंट नोट करें। प्लेटलेट्स हेल्प इन blood clotting, platelets help in blood clotting, प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायता करती हैं, प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायता करती हैं, प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स रक्त के जमने में मदद करती हैं। अब देखो अकेली तो जमा नहीं सकती, करती क्या है ये कि जो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनसे मिलकर ये खून को जमाने का काम करती हैं। तो उनको देख लेते हैं, ये पॉइंट नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, पॉइंट शुड बी नोटेड। तो इधर देखेंगे, तो इधर देखिए एक हेडिंग डाल लो यहीं पे कि इनके साथ एक चीज़ और होती है, खून को जमाने में मदद करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। और इनको आप हिंदी में नाम देते हैं रक्त जमाव कारक। क्या नाम देते हैं आप इनको? रक्त जमाव कारक भी बोल देते हैं, जिससे खून का थक्का जमता है, रक्त का थक्का बनाने वाले कारक भी बोल देते हैं इनको। आप कोई भी नाम दे दो, बस आपको ये पहचानना है कि भाई हाँ होता क्या है। तो रक्त जमाव कारक ये आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कौन सा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा विटामिन खून के जमने में मदद करता है। जब कभी आपके इंजरी हो जाती है तो कौन सा विटामिन खून के जमने में मदद करता है, ये फटाफट आप बताएंगे। हाँ भाई, कौन सा विटामिन खून के जमने में मदद करता है? तो आप बता देंगे विटामिन के। विटामिन के इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। विटामिन के जो होता है खून के जमने में मदद करता है, विटामिन के।
फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मिनरल खून के जमने में मदद करता है, बताएंगे कैल्शियम। कैल्शियम को डिनोट करते हैं किससे, Ca से, कैल्शियम। ठीक, देन ये पूछा जाएगा कि कौन सी प्रोटीन, आप बताएंगे फाइब्रिन। फाइब्रिन जो है ये खून के जमाने में मदद करती है। देन इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, जैसे फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन है ना, इस तरह से करके ये होते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज। बट आपका काम इतने से चल जाएगा, एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं 4, तो ये आप लिख लेंगे बस इतना। तो इसमें ज़्यादातर ये पूछा जाएगा which vitamin is responsible for the blood clotting, then you will choose the vitamin K because vitamin K is responsible for the blood clotting, right? खून के जमने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, K, तो K को आप बता देंगे। समझ में आ गई बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे देगा, कौन सा विटामिन खून के जमने में मदद करता है, विटामिन A, B, C, D, E, कोई से भी दे देगा, तो आप बता देंगे क्या, हाँ K। देन कौन सा मिनरल खून के जमने में मदद करता है, कैल्शियम। अगर ये कम होने लगेंगे तो हमारी बॉडी में जल्दी खून नहीं जमेगा, जब चोट लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी, तो ये जल्दी जमते नहीं है डियर। समझ पा रहे हैं, मतलब ये जमाने, अब देखो खून कैसे जमता है, जैसे हमारे, अगर हमें नॉर्मल इंसान है और हमारे जैसे आर्टरी ना कटी हो और नॉर्मल से चोट लग जाए, तो 3 से 5 मिनट के अंदर आमतौर पे खून रुक जाता है, बशर्ते हमें एक बीमारी ना हो, कौन सी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में जल्दी खून नहीं जमता है, वरना 3 से 5 मिनट के अंदर खून जम जाता है। तो ये क्या करती हैं, जो प्लेटलेट्स हैं, उसके अलावा ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये सारे मिलके जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में डेड सेल्स होती हैं, डेड सेल्स, मृत कोशिकाएं, उनको ला करके जहाँ खून निकल रहा होगा वहाँ पर फाइबर्स से बन जाते हैं, इसका नाम ही फाइब्रिन है, जोड़ करके उसको चिपका देते हैं वहीं पे, तो वहाँ पे क्या है, वो चिपक जाता है, इसलिए जो है खून जम जाता है आराम से। तो 3 से 5 मिनट के अंदर खून जम जाता है। क्लियर। बट एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं रॉयल डिसीज। एक बीमारी होती है कौन सी, रॉयल डिसीज। रॉयल डिसीज किसको कहा जाता है भाई, हीमोफीलिया को। बल्कि इस तरह से लिख लो, पहले आप ऐसे लिख लो कि एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, इसी को रॉयल डिसीज कहा जाता है, हीमोफीलिया बीमारी। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बीमारी। तो ये जो हीमोफीलिया बीमारी है, इससे क्या होता है, खून नहीं जमता है जनरली। क्यों, क्योंकि इनमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, और इसी को कहा जाता है क्या, रॉयल डिसीज। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिसीज। क्या नाम देते हैं इसको, रॉयल डिसीज, शाही बीमारी। हीमोफीलिया को शाही बीमारी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रानी विक्टोरिया के ख़ानदान में सबसे पहले पता चला था, और उनके ख़ानदान में ये बीमारी बहुत हैवी, इसलिए जो है भाई रॉयल ख़ानदान में अगर बीमारी है तो उसकी तो बीमारी को भी इज्जत मिलेगी, नाम रख दिया गया रॉयल डिसीज़, शाही बीमारी। गरीबों में तो वही सब बीमारी होती हैं, दांत खारिज, खुजली, बाल तोड़ फोड़े, फुंसी, है ना, तो ये अमीरों की बीमारी है भाई, है ना, बड़े लोगों की बीमारी है। देख रहे हैं बीमारी का भी रुतबा है, शाही बीमारी। जब गिलास से हाथ कटता है तो ब्लड क्यों नहीं रुक जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा बहता है, रुक जाता है, उसको दबा लो कस के। अब ऐसे तो फिर अलग अलग बातें हैं। देखो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि हाथ कट गया, कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत में ब्लेड से काट लेते हैं। अगर हल्का सा काटा तो ठीक है, बट किसी की मोहब्बत अगर धोखे में गहरी हो गई, ब्लेड कस के लग गया, तो क्या आर्टरी कट जाती है, फिर खून जहाँ पच पच निकल के गिरता है दूर, तो फिर उसमें क्या हार्ट पंप कर रहा होता है, तो फिर वो नहीं रुकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गिलास के कटने से हाथ नहीं रुकेगा, थोड़ा शार्प कट जाता है उससे। तो जो कैपलरीज होती है ना, इसकी सही आंसर ये है पूजा, कि जो गिलास से हाथ कटता है तो उससे क्या, जो हमारी बॉडी में कैपलरीज होती हैं। देखो 3 तरह की पाइप्स होते हैं हमारी बॉडी में, वेसल्स होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं। एक तो होती है आर्टरी, जिनको आप बोलते हैं धमनी, दूसरी होती हैं क्या, वेंस, जिनको आप बोलते हैं शिराएं, और तीसरी होती हैं कैपलरीज, जिनको आप बोलते हैं क्या, केश नलिकाएं। तो केश नलिकाएं कट जाती हैं पूरी, और कुछ नसें भी कट जाती हैं, तो इसलिए ब्लड जो है लगातार बहता रहता है। समझ रहे ना, ये मेन वजह है। इज दैट क्लियर, क्लियर भाई। पूरा समझ में आ गया ये। चलो अब देखो, इनकी खास बात ये है कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये हमारे ब्लड में घूम रहे हैं और ये मैंने बताया कि खून जमाने का काम करते हैं, बट बॉडी में तो फिर भी खून नहीं जमा रहे, क्योंकि ये जो है ना, जर्नली अगर नॉर्मली अगर देखें आमतौर पे, तो ये इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, अक्रिय होते हैं, ये कोई इस तरह की हरकत नहीं करते। बट ये ज़रूरत पड़ती है, जब इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो तब जा करके ये जो है एक्टिव होते हैं। तो ऐसा कुछ तो होगा इनको, जो हमारी बॉडी में मौजूद होने के बावजूद भी इनएक्टिव करके रखता होगा।
तो जो इसको इनएक्टिव करके रखता है उसका नाम होता है हिपेरिन। तो अगला पॉइंट ये नोट कर लेंगे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये हीमोफीलिया लिख लेना भाई, रॉयल डिसीज ही बोलते हैं इसको, शाही बीमारी, बड़े लोगों की बीमारी। ये लिख लेंगे ब्लड doesn't clot in our blood vessels due to the presence of anti blood clotting फैक्टर हिपेरिन। किसकी वजह से नहीं जमता खून? हिपेरिन की वजह से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हिपेरिन। हिंदी में इस तरह से लिख लेंगे, एंटी को क्या बोलते हैं? प्रति। जैसे गैस बनती है तो आप कौन सी दवाई लेते हैं? एंटी एसिड। एलर्जी होती है तो एंटी एलर्जिक। बुखार आता है तो एंटीपायरेटिक। इसी तरह से एंटी ब्लड क्लॉटिंग। तो आप इस तरह से लिख लेंगे, प्रति यानी एंटी, प्रति रक्त जमाव कारक हिपेरिन उपस्थित होने के कारण हमारी रक्त नलिकाओं में रक्त नहीं जमता है। प्रति रक्त जमाव कारक हिपेरिन उपस्थित होने के कारण हमारी रक्त नलिकाओं में रक्त नहीं जमता है। क्लियर भाई सबको यहाँ तक? तो इसकी वजह से खून नहीं जमता। लिखा सबने? तो इधर देखेंगे, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये बनता कहाँ है? तो लिख लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन अकर्स इन लीवर में भी बनता है ये। WBC का एक टाइप पढ़ा था आप लोगों ने, वैसोफिल में बनता है। FIL लिख लो, वैसोफिल्स एंड मास्ट सेल, 3 होती हैं। 3 जगह बनता है बट ऑप्शन में ज़्यादातर लीवर आता है। तो ये तीनों लिख लेंगे कि भाई कहाँ पर बनता है। हिंदी में इस तरह से लिख लेंगे, हिपेरिन का निर्माण यकृत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत यानी जिगर, देन बैसोफिल और मास्ट कोशिकाओं में होता है। इस तरह से लिख लो भाई, जानने की कोशिश मत करो कि मास्ट सेल क्या होती है। देन बैसोफिल आपको पता ही है, तो बस इतना लिख लेंगे कि हिपेरिन का निर्माण यकृत, बैसोफिल और मास्ट कोशिकाओं में होता है। इज इट क्लियर भाई सभी को? मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया होगा। बताएं भाई, सारे लोग लिख पा रहे हैं? चलो सारे लोग जरा कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, तब तो हम आगे बढ़े। फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन अकर्स इन लीवर, बैसोफिल एंड मास्ट सेल्स। कमेंट करें भाई सारे लोग, बताएं समझ में आ रहा है? स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही है? समझ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा गैप है। हाँ तो बहुत फर्क है ना। अमन को समझ में आ रहा है कि ओके? अमन चौधरी। देखा भाई सबने? सिर्फ 2 कमेंट, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई?